तो आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ा रहे होंगे। मुझे पता है कि 10 की परीक्षा होने वाली है अब से कुछ ही दिनों बाद। तो मैं आप लोगों के लिए समझा कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे वीडियो बना दिया जाए, जिसके माध्यम से परीक्षा में शामिल होने वाले सभी विद्यार्थी कुछ लाभ उठा सकें, उनको कुछ फायदे हो जाएं। तो इसी के मद्देनजर हम आज एक वीडियो लेकर के आया हूं, या एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश किया हूं, ताकि कुछ ऐसे पॉइंट बता दिया जाए जिस पॉइंट से बच्चे को परीक्षा में कुछ लाभ हो जाए। तो आज का जो पॉइंट है वो आप देखिएगा तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के माध्यम से आज का वीडियो एकदम इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज हम जो बता रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने जा रहे हैं, इस वीडियो में आप देखिएगा तो इस वीडियो से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी पकड़ सकते हैं और फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी आप बना सकते हैं, जैसे 2 नंबर के जो प्रश्न होते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, कुछ सूत्र बताएंगे, जिस सूत्र को आप याद करके और बड़े क्वेश्चन को भी आप बना सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से कुछ अपना परीक्षा के लेवल को हाई करिएगा, और मुझे भरोसा है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। ये वाला सेशन बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को, क्योंकि इसमें हम आपको फुल एक चैप्टर की जानकारी देंगे। और हो सकता है कि उस चैप्टर से जो 3-4 प्रश्न या हो सकता है 5 प्रश्न भी आता है या आ जाए, तो मुझे भरोसा है कि वो 5 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। तो बिना देरी किए हुए हम आपको उस चैप्टर का नाम बता रहे हैं, जिसका नाम है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। आप सभी को पता है कि रियल नंबर परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि वहां से आप सभी को पता है कि ऑब्जेक्टिव में भी वहां से प्रश्न आएंगे और सब्जेक्टिव में भी वहां से प्रश्न आते हैं। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दोनों को कैप्चर करने वाला हूं, यानी ऑब्जेक्टिव को भी और सब्जेक्टिव को भी। आप सभी को पता है कि ऑब्जेक्टिव में जो वास्तविक संख्या से पूछे जाएंगे, उसमें सबसे पहला प्रश्न बनता है कि एचसीएफ किस सूत्र से निकाला जाता है। तो आप सब लोगों ने पढ़ा है कि यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ निकाला जाता है। तो फिर प्रश्न यहाँ ऑब्जेक्टिव में लेकर के आता है या आएगा कि यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक, इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि यूक्लिड विभाजन से क्या निकाला जाता है। तो यूक्लिड विभाजन से आपका केवल यानी ओनली फॉर एचसीएफ निकाला जाता है। ठीक है, यहीं से आपका प्रश्न आता है कि किस फॉर्मूला से शांत होता है। तो शांत अशांत भी आपसे पूछे जाते हैं। फिर दूसरी चीज आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछे जाएंगे कि परिमेय प्लस अपरिमेय मिलके क्या होता है, या यहां से प्रश्न आता है कि पाई कैसी संख्या है। तो मैं समझ रहा हूं कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, और थोड़ा सा वीडियो अगर बड़ा भी हो तो आप लोग उसको अच्छे से देखिएगा, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इस चैप्टर का दोनों क्लियर हो सके। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला लिखेंगे, और फार्मूला के बाद हम 1-2 आपका उदाहरण बताएंगे जो 2 नंबर में पूछे जाते हैं। और उसके बाद आप लोग देखिएगा और देख के बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए लाभदायक है या फिर ऐसे आप लोग देखे तो कोई फायदा नहीं हुआ। चलिए, तो हम बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं और लेके आते हैं आज का क्या चैप्टर का नाम है, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। चलिए देखिए, चैप्टर का नाम हम लिखते हैं, चैप्टर का नाम अगर हम लिखते हैं तो चैप्टर है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, जिसको सभी लोग इंग्लिश में रियल नंबर के नाम से जानता है, लोग रियल नंबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाता है या पूछा जाए कि यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला क्या होता है, यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कि यूक्लिड विभाजन का जो फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। जहां ये भी याद रखना है, या इसको हिंदी में, इसको अगर यूक्लिड विभाजन जो बताया था ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, लेकिन इसी फॉर्मूला को आप लोग ने हिंदी में पढ़ा है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल। ठीक है, इसी को हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर
भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यानी ए को भाज्य बोल दिया जाता है, यानी ए को भाज्य बोला जाता है, और फिर बी को भाजक बोला जाता है, और फिर क्यू को भागफल बोला जाता है, और फिर आपका एक रह जाता है शेष या शेषफल, तो शेष या शेषफल बोला जाता है इसको, तो शेष या शेषफल बोला जाता है आर को, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला हो सके तो आपसे पूछा जाएगा कि यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला इनमें से कौन सा है, तो आप लोगों को बताना होता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसी को हिंदी में आप लोग याद कीजिएगा, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष या फिर शेषफल, जहां ए को भाज्य कहते हैं लोग, बी को भाजक कहते हैं, क्यू को भागफल कहते हैं, और आर को शेष या शेषफल कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहां से एक और ऑप्शन वाला प्रश्न देता है, ठीक है, कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर, है ना, मतलब ए बराबर बी क्यू प्लस आर तो होता है, और ए को कोमा करके दिया रहता है, यहाँ एक कोमा करके एक दिया रहेगा, जैसे जीरो, देखिएगा जीरो, और फिर 12 के चिन्ह रहेगा, और नीचे बराबर के चिन्ह रहता है, ठीक है, और फिर आर रहता है, और फिर 12 रहता है, और बी रहता है। ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, कई बार इस प्रश्न को भी पूछा गया है कि 4 ऑप्शन दे करके पूछा जाएगा कि इनमें से यूक्लिड विभाजन का सही फॉर्मूला क्या है, तो ये वाला फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा, 0 से 12 या बराबर आर होगा, ठीक है, एक बार सही से हम लिख देते हैं, 0 से 12 या बराबर आर होगा, और फिर उससे 12 क्या होगा, बी। ऐसे करके बहुत सारा ऑप्शन इसमें दिया जाएगा, जैसे आपको समझाते हैं। एक नंबर में तो ये वाला ऑप्शन होगा कि 0 से 12 या बराबर आर और इसे 12 बी। फिर दूसरा ऑप्शन दे दिया जाएगा 0 से 12 आर और 12 या बराबर बी। फिर तीसरा दे दिया जाएगा कि आर से 12 0 अब बराबर या 12 या बराबर बी, और चौथा इसे करके दिया जाएगा कि इनमें से कोई सही नहीं है। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि 0 से 12 या बराबर होता है आर, और उसे 12 होता है कौन सी, बी। तो ये वाला फॉर्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से 12 या बराबर आर और आर से 12 बी, इसको कई बार प्रश्न ऑब्जेक्टिव में बनाया गया है बिहार बोर्ड की तरफ से, तो इसलिए आप इस दोनों को कभी भूलिएगा नहीं, ठीक है। देखिए, ये जो अब की बार परीक्षा देने वाले विद्यार्थी है 10 का, उनके लिए भी तो बहुत फायदेमंद होगा। हाँ, और उसके अलावा अगर जिनकी परीक्षा 2027 में है और अब की बार वो क्लास 10 में गए हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए, यहां से आपको दो चीजें याद रखनी है कि यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला क्या होता है, तो वही ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से 12 या बराबर आर और फिर उससे 12 क्या है, बी। तो ये दोनों को आपको कभी भूलना नहीं है, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन यही दो फॉर्मूला अपना दिया था, ठीक है। चलिए, यहां से एक दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि यूक्लिड विभाजन से क्या निकालते हैं। यूक्लिड विभाजन यहाँ एल्गोरिथम एगो शब्द कहता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकाला क्या जाता है, आपको इसका ध्यान रखना है, ठीक है। वहां ऑप्शन में डालेगा एचसीएफ, एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि यूक्लिड विभाजन से ओनली 4 निकलता है, जिसका नाम है एचसीएफ, ठीक है। क्या निकलता है, एचसीएफ, जिसको आप लोग मौसा कहते हैं, मौसा। तो ये पॉइंट याद रखना है आपको कि यूक्लिड विभाजन से आखिरकार निकलता क्या है, तो यूक्लिड विभाजन से सिर्फ और सिर्फ निकलता है, उसका नाम है एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ। कोई दिक्कत, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या निकलता है, एचसीएफ, ठीक है। इसको हम लोग मसा बोलते हैं, यानी महत्तम समापवर्तक। ये हायर कॉमन फैक्टर, एचसीएफ का पूरा नाम होता है हायर कॉमन फैक्टर, और हिंदी में इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन से ओनली फॉर क्या निकलता है, तो यूक्लिड विभाजन से निकलता है एचसीएफ, ठीक है। अब देखिए, हाँ, चलिए, यहां से एक और प्रश्न आता है जिसको हम आप लोगों के सामने लिख दे रहे हैं। देखिए, यहां से एक और क्या प्रश्न पूछता है, यहां से एक प्रश्न लेके आता है कि यहां से प्रश्न लेके आएगा, एक और याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां लिख रहे हैं, किसी कहेगा कि किसी किसी धनात्मक किसी धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए, ए तथा किसके लिए, तो ए तथा बी के लिए, यानी ए कोमा बी का का मौसा, मौसा यानी एचसीएफ, मौसा मतलब एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ गुने ए कोमा बी का लॉसा, लॉसा, लॉसा मतलब एलसीएम, एलसीएम, ठीक है।
निम्न में से किसके बराबर है, निम्न में से किसके बराबर होता है। ठीक है, तो यहां से भी एक प्रश्न आता है, ये वाला, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न को भी कई बार बनाया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा। तो मुझे लगा कि आप लोगों को कुछ ऐसा फॉर्मूला बता दे ताकि फॉर्मूला पूछा जाए परीक्षा में तो आप लोगों से गलत नहीं हो। तो देखिए, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a, b का मौस माने एचसीएफ गुणे a, b का लॉस यानी एलसीएम बराबर क्या होता है। तो आप लोग हमेशा बताइएगा a गुणे b होता है। ठीक है, क्या बताइएगा, a गुणे b होता है। अब यहाँ कई ऑप्शन देगा, a बटा b देगा, एक ये ऑप्शन दे देगा, एगो a प्लस b दे देगा और एगो a माइनस b दे देगा। तो आपको याद रखना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक दो को दिया हो, कोई धनात्मक पूर्णांक दो को दिया हो, इसमें a तथा b हो ना, और उसका लॉस और फिर उसका मॉस और दोनों का गुना करने पर क्या आएगा, तो दोनों को गुना करने पर आता है a गुने b। ठीक है, तो किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a, b का मॉस गुने a, b का लॉस किसके बराबर होता है, तो a गुने b के बराबर होता है। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच निम्न में से किसे परिकलित करने की विधि है। हम पहले ही बता दिए हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच किसे परिकलित करने की विधि है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच एचसीएफ है, एचसीएफ परिकलित करने की विधि है। तो ये हो गया यूक्लिड विभाजन का फार्मूला, जहां इतना होगा। ठीक है, और क्या निकालेंगे हम उससे, एचसीएफ, और किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a, b का मॉस गुने a, b का लॉस किसके बराबर होगा, तो a गुने b के बराबर होता है। ठीक है, तो क्या इतना आप याद रख पाएंगे लोग। अगर इतना आप याद रखिएगा तो ये तीन फार्मूला से ही आपका एक दो फार्मूला परीक्षा में आपकी बार आ रहा है, इस बात को आप ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यहां से जो आपका फॉर्मूला आएगा, यानी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, यहाँ आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। ठीक है, तो कुछ परिमेय अपरिमेय आपसे पूछा जाएगा, परिमेय अपरिमेय। ठीक है, परिमेय अपरिमेय। तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान देना है कि परिमेय मतलब क्या, परिमेय मतलब क्या, और फिर अपरिमेय मतलब क्या। ठीक है, परिमेय मतलब क्या और अपरिमेय मतलब क्या। देखिए, परिमेय का मतलब होता है कि जो रूट में नहीं हो। ठीक है, परिमेय का मतलब होता है कि वैसी संख्या जो रूट में नहीं हो। जैसे मान के चलिए कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, तो ये सब परिमेय संख्या है। लेकिन इसमें और भी बातें आएगी, जैसे मान के चलिए कि रूट अंडर जैसे 1 हो गया, जैसे रूट अंडर 1 हो गया, तो अगर रूट में हो, ठीक है, अगर रूट में हो, किसमें हो, रूट में, और रूट में होने के बाद अगर उसका वर्गमूल निकल जाए, तो उसको भी हम लोग परिमेय के नाम से जानते हैं। जैसे 1 रूट में, तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, अरे 1 का वर्गमूल तो निकल जाएगा, 1 होता है, तो ये परिमेय कहलाएगा। जैसे रूट अंडर 4, तो रूट अंडर 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 2 निकल जाएगा बाहर, यानी 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2, तो परिमेय हो जाएगा। ठीक है, जैसे रूट अंडर 9, तो 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो इस प्रकार के जो संख्या होता है वो सब परिमेय के अंतर्गत जाता है। ठीक है, तो परिमेय के अंतर्गत होता है, यानी 2, 4, 6, 8, 10 जो रूट में नहीं हो वो टोटल परिमेय है, और वैसी संख्या जो रूट में भी हो लेकिन उसका वर्गमूल निकल जाता है तो सभी के सभी परिमेय होता है। ठीक है, अब आते हैं अपरिमेय पर। ठीक ना, तो अपरिमेय का मतलब होता है कि जैसे रूट में 2 हो गया, रूट में 3 हो गया, रूट में 5 हो गया, रूट में 6 हो गया। ठीक है, यानी वैसी संख्या जो रूट में हो और उसका वर्गमूल न निकले तो उसको हम लोग अपरिमेय के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को परिमेय और अपरिमेय वाली बातें ठीक से समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहाँ से पूछा जाता है कि इनमें से कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। थोड़ा सा हम यहाँ समझाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए पाई, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए पाई कैसी संख्या है, और पूछा जाए क्या, पूछा गया भी है कई बार, तो इंपॉर्टेंट है पाई कैसी संख्या है, तो आप लोगों को बताना है कि पाई अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय, हमेशा याद रखना है कि पाई कैसी संख्या है, तो अपरिमेय। ठीक है, दूसरी चीज यहां से कई बार आया है कि पाई बटा 2 कैसी संख्या है, पाई बटा 2। ठीक है, तो पाई बटा 2 कैसी संख्या है, तो ये भी अपरिमेय होता है। ठीक है, अब रही बात कि आप लोग कहिएगा, यहां से आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि पाई तो ठीक है अपरिमेय हो गया, लेकिन 2 आप बताए हैं परिमेय है, तो नीचे परिमेय और ऊपर अपरिमेय हो रहा है, तो फिर अपरिमेय कैसे होता है। तो इसके लिए आप लोग अभी तक तो आप लोग पूरा यानी पूर्ण रूप से जान गए होंगे कि ये फॉर्मूला होता है कि परिमेय बटा अपरिमेय। अब देखिए यहाँ ऊपर दिख रहा है अपरिमेय, ठीक है, ऊपर कितना दिख रहा है अपरिमेय, और नीचे कितना दिख रहा है परिमेय। तो एक फार्मूला आप लोग अभी तक याद कर लिए होंगे कि अपरिमेय बटा परिमेय बराबर होता है पंची अपरिमेय। ठीक है, तो इस प्रकार के कुछ फार्मूला आपको याद करना होता है। तो आइए हम उस फार्मूला को यहाँ कोशिश करते हैं कि लिख दें। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ, जैसे यहाँ हम आपको बताते हैं, जैसे कहेगा कि परिमेय और प्लस अपरिमेय। ठीक है, तो परिमेय प्लस अपरिमेय मिलके अपरिमेय होता है, इसलिए इस फार्मूला को आपको याद रखना है। अगर दूसरी बात कहे कि परिमेय माइनस अपरिमेय, ठीक है, तो परिमेय माइनस कौन सी अपरिमेय, तो परिमेय माइनस अपरिमेय, इसके लिए भी आपको याद रखना है कि अपरिमेय होता है। ठीक है, अपरिमेय होता है, क्लियर। और फिर यहाँ से अगर आपसे बात करें
आपसे बात करें कि परिमेय और गुणे, परिमेय गुणे अपरिमेय, ठीक है, परिमेय गुणे कौन चीज, तो परिमेय गुणे अपरिमेय, तो इसके लिए भी आपका होता है अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय। और एक और बातें यहाँ लिख देते हैं, एक और चौथा बात कि परिमेय, परिमेय और भागा, भागा परिमेय भागा अपरिमेय, इसके लिए क्या होता है, तो इसके लिए भी होता है अपरिमेय। क्लियर, तो यहां से भी हो सकता है कि एक ऑब्जेक्टिव आ जाए, ठीक है, यहां से भी एक ऑब्जेक्टिव आ जाए कि परिमेय और जोड़ अपरिमेय मिलके क्या होता है, तो परिमेय जोड़ अपरिमेय मिलके अपरिमेय होता है। और वही बात परिमेय माइनस यानी परिमेय घटाव अपरिमेय मिलके क्या होता है, तो वही अपरिमेय। और फिर तीसरी बात परिमेय गुणे अपरिमेय बराबर क्या होता है, तो परिमेय गुणे अपरिमेय बराबर भी अपरिमेय होता है। और चौथी बात परिमेय भागा अपरिमेय, ठीक है, परिमेय भागा अपरिमेय बराबर क्या होता है, तो अपरिमेय, ठीक है। यहाँ सब अपरिमेय ही आया है, यहां से भी प्रश्न आपके परीक्षा में ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। क्लियर, तो यहां से कई बार पूछा है कि पाई कैसी संख्या है, तो अपरिमेय, पाई बाई 2 कैसी संख्या है, तो अपरिमेय। यहां से अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 1/√2 कैसी संख्या है, तो भी आपका अपरिमेय होगा। क्लियर, और खाली अगर आपसे पूछ दिया जाए कि √3 कैसी संख्या है, √3, तो √3 आपका कैसी संख्या, तो √3 भी अपरिमेय संख्या। यहां से आपसे पूछा जाता है या पूछा जा सकता है कि 2 + √5, तो 2 + √5 कैसी संख्या है, तो वो भी अपरिमेय संख्या होगा, वो भी अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए यहाँ 2 - √3 कैसी संख्या है, तो ये भी आपका होगा अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो यहाँ अगर जोड़ के पूछा जाए, जोड़ के तब भी अपरिमेय, अगर आपसे घटा के पूछा जाए तब भी अपरिमेय, अगर बाटा यानी भाग करके पूछा जाए यहाँ तो भी अपरिमेय। लेकिन हो सकता है आपसे अगर पूछ दिया जाए कि 2√5 कैसी संख्या है, 2√5 कैसी संख्या है, यानी गुना में पूछ दिया जाए, तब भी आपका आंसर आएगा अपरिमेय संख्या। क्लियर, तो आई होप कि आप लोगों को परिमेय और अपरिमेय वाला पॉइंट एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपका यहां से हमने दूसरा पॉइंट क्लियर किया। सबसे पहले पहला पॉइंट कि यूक्लिड विभाजन का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट उसी में हमने एक एक पॉइंट में बताया यूक्लिड विभाजन का फार्मूला, जहां 0 से 12 या बराबर आर और उसे 12 बी। और फिर हमने बताया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच क्या परिकलित करने की विधि है, तो एचसीएफ, ठीक है। उसी में हमने तीसरा नंबर बताया कि किसी धनात्मक पूर्णांक तथा बी के लिए ए, बी का मौस यानी एचसीएफ गुणे ए, बी का लॉस यानी एलसीएम कितने के बराबर या किसके बराबर होता है, तो आपका आंसर आना चाहिए ए गुणे बी। इसके बाद हमने आगे बताया आपको कि पूछेगा कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय। इसमें हमेशा पूछा जाता है पाई कैसी संख्या, पाई बाई 2 कैसी संख्या, 1/√2 कैसी संख्या, √3 कैसी संख्या, 2 + √5 कैसी संख्या, 2 - √3 कैसी संख्या, 2√3 कैसी संख्या। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद यहां से भी फॉर्मूला से भी प्रश्न आता है कि परिमेय प्लस अपरिमेय मिलके क्या होता है, तो अपरिमेय, परिमेय माइनस अपरिमेय मिलके क्या होता है, तो अपरिमेय, परिमेय गुणे अपरिमेय मिलके क्या होता है, अपरिमेय, और परिमेय भागा अपरिमेय मिलके क्या होता है, तो फिर अपरिमेय, ठीक है। चलिए, यहीं से इसी पॉइंट से यानी परिमेय अपरिमेय से भी आपका कुछ प्रश्न यहाँ पूछा जाएगा, मतलब इस टाइप का भी पूछा जाता है। तो हम कोशिश करते हैं यहाँ लिखने के लिए। जैसे देखिएगा, आपसे पूछ दिया जाएगा 1.1.12 फिर 1 2, ऐसे ऐसे रहता है। देखिएगा 1.12 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 ऐसे करके पूछा जाएगा कि ये कैसी संख्या है, ठीक है। देखिएगा आराम से, यहाँ हमने लिखा है कि 1.12 फिर 1 1 2 फिर 1 1 1 2 फिर 1 1 1 1 2 डॉट डॉट, यानी हमेशा एक ज्यादा लिख रहा है, बढ़ा के लिख रहा है, ठीक है। या लिखेगा तो 1.12 फिर 1 1 2 फिर 1 3 बार लिखेगा और फिर 2 और फिर 1 4 बार लिखेगा और फिर 2 और उसके बाद कहेगा डॉट डॉट। तो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, तभी आप आंसर अपरिमेय दीजिएगा, ठीक है। क्या दीजिएगा, अपरिमेय। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे परीक्षा में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो आपका आंसर आना चाहिए अपरिमेय। यहाँ देखिए एक और प्रश्न, यहाँ जैसे मान के चलिए कि 1.2 3 5 7 4 और 6 ऐसे दे दिया, ठीक है। ये अब इसके बाद डॉट डॉट नहीं दिया। क्लियर, एकदम ध्यान से समझिएगा, इसमें डॉट डॉट रहेगा, इसमें डॉट डॉट रहेगा, ठीक है। इसमें डॉट डॉट रहेगा, तो जब डॉट डॉट रहेगा यानी डॉट डॉट डैश डैश रहेगा, इसका मतलब है कि कोई संख्या अभी पूरा कटा नहीं है, अभी वो आगे कट रहा है, ठीक है, तो अपरिमेय होगा। लेकिन जैसे डॉट डॉट नहीं हो, जैसे आपका डॉट डॉट नहीं हो, तो डॉट डॉट नहीं हो तब आप समझिएगा कि कोई संख्या है, और कोई संख्या है और उसमें किसी संख्या से भाग दिया गया है, इसका मतलब है कि पूरा पूरा विभाजित हो गया है, पूरा पूरा कट गया है, तो इस हालत में वो परिमेय हो जाता है, ठीक है। तो इस हालत में वो क्या हो जाता है, तो इस हालत में हो जाता है परिमेय, ठीक है। तो जब डॉट डॉट हो तो अपरिमेय और डॉट डॉट नहीं हो तो हो जाता है क्या, परिमेय, ठीक है। अब इसके बाद एक और प्रकार के क्वेश्चन परिमेय और अपरिमेय में से ही पूछा जाता है, जिसको हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को इस क्लास में ही बता दें, ठीक है।
देखिए, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, शायद आप लोगों को ये ध्यान होगा, हम बता रहे हैं। अ, हाँ, एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है रेकरिंग वाला, ठीक है, रेकरिंग वाला, देखिएगा रेकरिंग वाला। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है रेकरिंग वाला। जैसे मान के चलिए कि आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि 4 3.4 3.1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9, और ऊपर दे देगा आपका रेकरिंग, यानी ऊपर आपका बार दे देगा, बार यानी रेकरिंग दे देगा, ठीक है। याद रखिए, यानी ध्यान से देखिएगा आप लोग। एक प्रश्न रेकरिंग वाला भी बनता है इस चैप्टर के माध्यम से। तो रेकरिंग वाला का आंसर क्या होता है? तो अगर रेकरिंग होगा, रेकरिंग, तो वो भी होता है परी में, ठीक है। आप परी में बताइएगा, परी में, ठीक है। तो रेकरिंग वाला प्रश्न भी क्या होता है? तो रेकरिंग वाला प्रश्न भी होता है परी में, ठीक ना। अरे बेटा आराम से बैठो, कुर्सी बाहर निकाल लो, नहीं तो फिर गिर जाएगा ऐसे। हाँ, हाँ, वहीं से बैठ कर देखो, तुम वहीं बैठ बैठ जाओ, बैठ जाओ वहीं, बैठ जाओ, तू भी बैठ जाओ, बैठो, बैठ के देखना सब, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से रेकरिंग वाला अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, रेकरिंग वाला, कि रेकरिंग, अगर रेकरिंग रहेगा, दशमलव के बाद रेकरिंग रहेगा, तो क्या होगा? तो दशमलव के बाद अगर आपका रेकरिंग रहे तो आप परिमेय बताइएगा। क्या बताइएगा? परिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय से इतना ही आपका मतलब आपके किताब से इतना ही से पॉइंट बनेगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। अब यहाँ से ऐसे हम आपको समझा दिए हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि √3 कैसी संख्या, तो आप बताइएगा √3 अपरिमेय है। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि √4 कैसी संख्या, तो √4 हम पहले ही बता के गए हैं कि रूट में हो और जिसका वर्गमूल निकल जाए पूरा पूरा ना, तो वो हो जाता है परिमेय। तो √4 जो होगा वो कैसी संख्या हो जाएगा? परिमेय। क्लियर? तो आई होप कि आप लोगों को परिमेय और अपरिमेय वाला जो क्या बोलते हैं पॉइंट है या टॉपिक है, वो आराम से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से आपसे पूछा जाएगा एक और प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि इनमें से कौन शांत है और कौन अशांत है। उसमें हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं, शांत और अशांत पे। तो आइए हम यहीं पे कोशिश करेंगे कि यहीं आप लोगों को समझा दें कि कौन शांत है और कौन अशांत है, ठीक है। तो थोड़ा हम कोशिश करेंगे शांत और अशांत के बारे में। क्लियर? तो शांत और अशांत के बारे में आप लोगों ने अभी तक एकदम, मुझे पता है कि सब कुछ आप याद कर लिए होंगे कि कैसे शांत होगा, कैसे अशांत होगा, लेकिन हाँ, हो सकता है कि कहीं आप भूल रहे हो, तो हम आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कंसेप्ट को क्लियर कर दें, कंसेप्ट समझा दें, ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो फिर आपका एक बार हम बताने की कोशिश करते हैं कि शांत और अशांत में ऑब्जेक्टिव भी आता है और शांत और अशांत में सब्जेक्टिव भी आता है। यानी 2 नंबर का भी प्रश्न शांत और अशांत से आएगा और 1 नंबर का भी प्रश्न शांत और अशांत से आएगा, ठीक है। चलिए, अब यहां से कहिएगा कि सर परिमेय और अपरिमेय से केवल ऑब्जेक्टिव आता है, तो आप लोगों को पता होगा कि वहां सब्जेक्टिव भी आता है। जैसे सिद्ध करने के लिए बोलता है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो वहां से 2 मार्क्स के भी प्रश्न आते हैं, यानी 2 नंबर के भी प्रश्न आते हैं और 1 नंबर के भी प्रश्न आते हैं। तो हमने अभी तक आपको जो कंसेप्ट समझाया है वो 1 नंबर के लिए समझाया है, और इसके बाद एक वीडियो हम लेकर के आएंगे जिसमें हम सिद्ध करके बताएंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या कैसे है, √3 एक अपरिमेय संख्या कैसे है, 1/√3 एक अपरिमेय संख्या कैसे है, और 2√5 या 2√3 एक अपरिमेय संख्या कैसे है, ठीक है। अब यहां से देखिए, तो आते हैं हम लोग शांत और अशांत पे। तो देखिए, शांत के लिए एक फॉर्मूला होता है जो आप लोगों को याद होगा, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m, ठीक है। और इस फॉर्मूला पे अगर आएगा तो वो शांत होगा, और इस फॉर्मूला पे नहीं आएगा तो वो अशांत हो जाएगा। यानी शांत होने का क्या है सूत्र? तो 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m। हो सकता है ये ऑब्जेक्टिव में भी आ जाए कि शांत होने के लिए इनमें से कौन सा सूत्र होता है या कौन कौन सा शर्त होता है, ठीक है। तो शांत का फॉर्मूला है हो गया 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n। अब आप कहिएगा कि सर थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल समझा दीजिए कि कैसे हम लोग कहेंगे कि शांत है और कैसे हम लोग कहेंगे कि अशांत है, ठीक है। तो देखिए, हम इधर का मिटा दे रहे हैं, ठीक है, और कोशिश कर रहे हैं कि इधर हम आपको शांत और अशांत वाला जो फॉर्मूला पे आता है वो हम समझा देते हैं कि कैसे शांत होगा और कैसे अशांत होगा, ठीक है। चलिए, तो इधर हम मिटा देते हैं। देखिए, अगर मान के चलिए कि आपका एक क्वेश्चन दे दिया जाए 5/8 ना, 5/8 शांत है या फिर अशांत, तो आपको कुछ करना नहीं है। आपको सिंपल सा देखना है कि ऊपर वाला जो संख्या है, यानी जो अंश है और जो हर है, उसको पहले डिवाइड कर लीजिएगा। तो यहाँ 5 है और यहाँ 8 है, यानी 5/8 है। तो 5 8 से नहीं कटेगा और 8 5 से नहीं कटेगा, तो सबसे पहले का बात है कि कटने वाला बातें खत्म हो गया। दूसरी चीज, हम लोग कभी अंश को नहीं तोड़ते हैं, अंश को कभी नहीं तोड़ा जाता, यानी ऊपर वाला संख्या कभी डिवाइड मत कीजिएगा, कभी उसका गुणनखंड नहीं कीजिएगा, लेकिन नीचे वाले का गुणनखंड कर लीजिएगा। नीचे वाले संख्या का गुणनखंड, यानी 2 से टूट जाएगा 4, फिर 2 से टूट जाएगा 2। अब ये आ गया हम लोग का 2 गुने 2। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, 5 और 2 कितने पर आया है? 3 बार। तो 2 लिख के पावर में कितना लिख दीजिएगा? 3, ठीक है। तो 2/2 के पावर सॉरी 5/2 के पावर 3 आ गया। अब फॉर्मूला में आइएगा तुरंत, फॉर्मूला में क्या लिखा गया है?
2 के पावर n इंटू 5 के पावर n, तो फॉर्मूला में 2 है तो 2 मिला आपको, देखिएगा यहाँ 2 मिला और उसके बाद उसके पावर n है, तो n का मतलब यहाँ 3 मिल गया, तो ये आपका हो जाएगा कौन सी शांत, क्या हो जाएगा शांत। ठीक है, तो ये कौन कैसी संख्या है, ये शांत है। एक और क्वेश्चन आपको समझाते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि यहाँ हो जाए 13 और यहाँ हो जाए 12। ठीक है, यहाँ हो जाए 13 ऊपर और नीचे हो जाए 12, तो सबसे पहले इसको वही बात डिवाइड कीजिएगा, कटाइएगा, तो 12 13 से कटेगा नहीं कटेगा, 13 12 से कटेगा नहीं कटेगा, तो आप क्या कीजिएगा कि ऊपर वाला जितनी संख्या उतना लिख लीजिएगा और 12 का गुणनखंड कीजिएगा, तो 12 का कीजिएगा तो 2 से 6 आएगा, फिर 2 से 3 आ जाएगा। ठीक है, 2 दूना 4 4 3 12, तो यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 2 और फिर आ गया 3। तो ध्यान से देखिए, यहाँ 13 है और यहाँ 2 के पावर 2 है और गुण है 3, 3 एक बार है तो 3 के पावर 1 है। अब आप आइए फॉर्मूला पे, फॉर्मूला में 3 है, फॉर्मूला में 3 है, फॉर्मूला में 3 नहीं है, तो जब फॉर्मूला में 3 नहीं है इसका मतलब है कि संख्या शांत नहीं है, ये संख्या कैसी है, ये संख्या अशांत है। ठीक है, ठीक है। अब कहिएगा सर एक 5 वाला बताइए, जो 5 आए, तो 5 वाला आते हैं हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, एक 5 वाला। ठीक है, जैसे चलिए यहाँ लिखते हैं 3 नंबर में, ऊपर लिख दिए 3 और नीचे लिख देते हैं 20। ठीक है, ऊपर लिख दिए 3 और नीचे लिख दिए 20। अब देखिए 3 को 20 से कटाएंगे नहीं कटेगा, या फिर 20 को 3 से कटाएंगे नहीं कटेगा, तो फिर वही बात 3 का 3 लिख देंगे और 20 का कहीं गुणनखंड कर लेंगे 20 का, तो 20 का गुणनखंड यहाँ करते हैं, देखिएगा 2 से तो 10 आएगा, फिर 2 से 5 आएगा। ठीक है, अब नहीं कटेगा, देखिए तो आ गया 2 दूना 4 4 5 20, यानी 2 गुने 5। ठीक, अब बताइए 3 और 2 कितने बार आया, तो 2 बार आया, इसलिए 2 लिख दीजिए पावर में, और 5 कितने बार आया, एक बार, तो 5 के पावर 1 लिख दीजिए और आराम से फॉर्मूला पर देख लीजिए। ठीक है, तो फॉर्मूला में 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m का होता है कौन सी शांत, तो ये कैसी संख्या है, तो जब 2 5 आ गया तो ये कैसी संख्या हो गया, तो ये हो गया हम लोगों का शांत। क्लियर। ठीक है, तो यहाँ से शांत और अशांत वाला भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो हमने आपका शांत और अशांत भी क्लियर करवा दिया। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को परिमेय समझ में आ गया, शांत और अशांत क्लियर हो गया, और आपसे जो पूछा जाएगा यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला, यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो ये टोटल ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से था, लेकिन अब